नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो देखो, आपने देखा था प्रमा देख लिया था, प्रमेय देख लिया था, प्रमाता देख लिया और प्रमाण समझ लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने स्मृति कर लिया था और स्मृति के 8 कारण कर लिए थे। अब यहाँ पे कल क्लास पूरी हो गई थी, उसके बाद में आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू चरक, प्रमाण बराबर परीक्षा। आचार्य चरक है, आचार्य चरक के अनुसार प्रमाण यानी क्या होता है? परीक्षा। भाई परीक्षा किसकी परीक्षा? कि किस तरीके से रोग को जाना चाहे, औषधियों को जाना चाहे, मतलब एक तरीके से परीक्षा होती है कि ये सत्य है कि झूठ। एक तरीके की परीक्षा ही तो है। प्रमाण के माध्यम से अपन यही तो जानते हैं कि ये सत्य है कि झूठ है, यथार्थ है या कि अयथार्थ है। तो चरक का व्यावहारिक प्रायोगिक चिकित्सीय दृष्टिकोण था। ऐसा क्यों बोला? व्यवहार के लिए, प्रयोग के लिए और चिकित्सा। चिकित्सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिकित्सा अपन आयुर्वेदा क्यों स्टडी कर रहे हैं? ताकि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे। और अगर रोग हो जाए किसी कारणवश, मानव का स्वभाव है नियमों का पालन नहीं करना, नियमों को तोड़ना, किसी भी वजह से रोग उत्पन्न हो गया तो उन रोगों को ठीक करना। तो चिकित्सीय दृष्टिकोण से प्रमाण यानी परीक्षा। अब जैसे अपन परीक्षा करेंगे कि भाई ये रोग कौन सा है, पहली बात तो रोग को पहचानने की परीक्षा कि उसको बुखार है कि रक्त पित्त है, गुल्म है, क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन जो औषधि जो डिसाइड करेंगे औषधि के लिए परीक्षा, औषधि ठीक है कि नहीं परीक्षा, उस तरह की परीक्षा करनी पड़ती है। ये सब प्रमाण यूज होता है इन समय। अब देखो, ये 8 कारण थे ना स्मृति के, इनको यहाँ पे दोबारा से एक छोटी सी शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वही कौन से? निमित्त कारण, कारण को देखकर कार्य याद करना। ठीक है, रूप घृणाद, जैसे वन में गया, देखो किताब में एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि कोई व्यक्ति वन में गया, गाय को देखी और गाय का स्मरण याद आ गया। माइंड में आ जाता है ना ऑटोमेटिक। अपन ने कोई जानवर को देखा, ठीक है, उससे पहले कहीं उसको देख रहा होगा तो ऐसे ऑटोमेटिक गाय को देख के गाय का स्मरण आना। सादृश्य, किसी के हम शकल को देख लेते ना कि मेरी मौसी भी ऐसी दिखती है, मेरे मतलब पड़ोस के नाना जी, या फिर ऐसे सेम दिखते ना, जैसे हीरो का डुप्लीकेट सेम। सादृश्य से विपर्यात, जैसे कि गाय ज़्यादा दूध देती है, पड़ोसी की गाय दे रही है ज़्यादा दूध, लेकिन अपनी गाय याद आ गई क्योंकि वो कम दूध देती है, से विपर्यात। ठीक है, सत्व अनुबंध। सत्व अनुबंध मतलब मन को जिस विषय में संबंधित, जो एग्जाम में अपन लगाते हैं, अपन ध्यान लगाते हैं ना एक तरीके से कि हाँ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति कुछ भूल जाता है तो बोलता है कि रुको 1 मिनट, मुझे सोचने दो, मुझे ध्यान लगाने दो, मुझे याद करने दो। स्मृति, जो देखा जाए, जो सुना जाए, जो अनुभव किया उसी को याद करना स्मृति होता है। ठीक है, फिर आ जाता है 6ठे नंबर पे अभ्यास। अभ्यास से मतलब बहुत सी वस्तु अपन अभ्यास में रहती हैं बहुत सारी, लेकिन समय के साथ साथ वो भूल जाते हैं। लेकिन तुरंत थोड़ा सा एक्टिवनेस आया उसमें, थोड़ा सा उत्प्रेरक आया, किसने याद दिलाने की कोशिश की, तुरंत याद आ जाएगा। ज्ञान योगा, ध्यान धारणा समाधि सिद्धि प्राप्ति, एक तरीके से हाई लेवल की मेडिटेशन, मतलब एक तरीके से तपस्या, तप। ठीक है, और है पुनः सुसरात, जैसे कोई श्लोक भूल गए हो आप, थोड़ा सा सुना, कोई गाना भूल गए हो, थोड़ा सा सुना, याद आ जाता है। तो ये सब स्मृति के 8 कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, ये जो सारणी है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और पीजी के प्रमाण में जब पीजी के क्वेश्चन आते हैं ना इसी सारणी में से आएंगे। ये आप लिख लो आज, क्योंकि आप 5 से 6 साल बाद में पीजी के एग्जाम दोगे तब इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है,
अब देखो ये बीच में लिखा है परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या का मतलब भाई कितने परमाणु हैं, एक्चुअली में कितने परमाणु माने जाएं। कोई आचार्य अलग बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई 1 बोलता है, कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है। तो परमाणु की संख्या, इसकी एक मतलब चार्ट रूप में बहुत अच्छे नोट्स हैं, है ना। परमाणु की संख्या के संबंध में देखो, सुनना ध्यान से तब समझ में आएगा, बड़े कूल माइंड से रिलैक्स होकर सुनना। परमाणु की संख्या के संबंध में कई मतांतर पाए जाते हैं, जो मतलब कि बहुत से आचार्य अलग अलग बताते हैं। अपन इसको स्टार्ट करते हैं परमाणु की संख्या में। अब देखो एक विध, लेफ्ट साइड में देखो एक विध प्रमाण लिख रखा है लाल पेन में, 4 वाक, और इसके नीचे कोष्टक में लिख रखा है प्रत्यक्ष प्रमाण कि एक विध प्रमाण मतलब जो आचार्य कौन है, 4 वाक एक प्रमाण को मानते हैं, और वो कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। कि भाई जो है सामने है, रियलिटी दिख रहा है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर सुनाई दे रहा है, मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे कमरे से बोल रहा है, उसको आवाज़ कम आ रही है, बोल तो रहा है लेकिन उसको आवाज़ कम आ रही है, उसको सुनना ही नहीं दे रहा, तो बोलता है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है। तो ये 4 वाक क्या बोलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाकी नहीं है। तो आचार्य 4 वाक बोलते हैं कि एक विध प्रमाण को आचार्य 4 वाक मानते हैं। देखो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा धीरे धीरे, तो सुनना ध्यान से जब क्वेश्चन आएगा कि एक विध प्रमाण कौन मानता है, आपको आंसर लिखना है उसमें। एक विध प्रमाण आचार्य चरक मानते हैं, नहीं आचार्य 4 वाक मानते हैं, और वो ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अब एक विध में कौन सा प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, ठीक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इसके कितने भेद हैं, ये अपन बस ये चैप्टर जब पूरा होगा तो अगला प्रत्यक्ष प्रमाण का ही आएगा, तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा है द्विविध प्रमाण। द्विविध प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान, दिख रहा होगा आपको। द्विविध प्रमाण में प्रत्यक्ष और अनुमान है। कौन कौन मानते हैं, कौन कौन से आचार्य हैं, कौन कौन से दर्शन हैं जो द्विविध प्रमाण मानते हैं। तो अपन ने जहाँ पे दर्शन स्टडी किए थे ना कि मैं 2 प्रमाण मानता है, ये 3 प्रमाण मानता है, ये 4 प्रमाण मानता है, वहाँ पे याद हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो इसलिए जो जहाँ पे प्रमाण आता है, जो चीज़ वहाँ पे आती है उसको वहीं पे याद करने की कोशिश करें तो अच्छा रहता है। तो प्रमाण यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे सबको याद कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक। जैसे कि अब आया द्विविध प्रमाण में कौन कौन से प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 प्रमाण माने हैं द्विविध प्रमाण में, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। कौन कौन से मानते हैं, कौन कौन से आचार्य मानते हैं, वैशेषिक, बौद्ध और जैन। वैशेषिक, बौद्ध और जैन तीनों दर्शन 2 प्रमाण मानते हैं, क्लियर। अब आता है त्रिविध प्रमाण। त्रिविध प्रमाण में कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। अब प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, शब्द, ये प्रमाणों के नाम है, ठीक है। प्रमाण यानी समझ गए ना, कल अपन को प्रमाण मैंने खूब बताया था मीनिंग। प्रमाण यानी क्या होता है, प्रमाण यानी साधन जिसके द्वारा ज्ञान होता है कि ये झूठा है, कि ये सत्य है, कि ये क्या है, एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। तो जो भी साधन होता है ना वो प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 3 प्रमाण मानते हैं त्रिविध में। ये तीनों प्रमाण आते हैं। कौन कौन से मानते हैं, सांख्य, योग और रामानुज। सांख्य, योग, रामानुज, ये आपको याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। जैसे माइंड में छाप लो इस पेज को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 5 नंबर से या 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि त्रिविध प्रमाण को समझाइए, चतुर्विध प्रमाण को समझाइए, एक विध प्रमाण को समझाइए, एक विध से लेकर 10 विध प्रमाणों को समझाइए, एक विध से लेकर अष्टविध प्रमाणों को समझाइए, त्रिविध प्रमाणों में सभी का समावेश बताइए किस तरीके से होता है। वो सारे क्वेश्चन इसी सारणी से आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा धीरे धीरे। अब देखो चतुर्विध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 4 प्रमाण है। देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चतुर्विध में कौन कौन से आए हैं, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज होंगे अब। चतुर्विध में के ये 4, आचार्य चरक के 4, आचार्य सुश्रुत के 4, चारों में तीनों में अंतर रहेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है पीजी में कि आचार्य चरक ने कितने माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, और चतुर्विध प्रमाण में कौन कौन से आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्विध में आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ठीक है। किसने माने ये, गौतम मुनि, ठीक है। आचार्य गौतम मुनि ने 4 प्रमाणों को माना है।
अब यहाँ पे देखो साइड में देखो सुश्रुत और चरक के लिख दिए, साइड में जस्ट लिख दिए सुश्रुत के और चरक के। सुश्रुत ने 4 प्रमाण कौन कौन से माने? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। इन्होंने शब्द की जगह आगम लगा दिया, शब्द को हटा दिया और आगम जोड़ दिया। ठीक है, अब नीचे देखो चरक के, प्रत्यक्ष, अनुमान, आपादोपदेश, युक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चारों है ना, चतुर्विध प्रमाण, सुश्रुत के 4 प्रमाण और चरक के 4 प्रमाण। अब ये मत बोलना कि आप कि क्यों माने इन्होंने, इनकी सोच उस समय इस तरह की थी, उन्होंने इस तरह का व्यवहार मिला, इस तरह का ज्ञान मिला कि उन्होंने 4 प्रमाणों को माना। आचार्य चार्वाक ने अपने सिद्धांत को पुष्टि एक से ही कर दी, द्विविध वालों ने द्विविध से कर दी, त्रिविध वालों ने 3 विध से कर दी। तो जिसको जैसा लगा उन्होंने, तभी तो बोलते ना आचार्य। और ये अलग अलग क्यों बोलते हैं? आज के ज़माने में कोई भी नियम बनता है, रूल रेगुलेशन बनता है, तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बुलाते हैं कि हम ये नियम पारित कर रहे हैं, कोई को आपत्ति हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे कनेक्टिविटी नहीं थी। उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, पूर्वी भारत अलग है, पश्चिम भारत अलग है। जहाँ का आचार्य वहाँ का था, अपना एक देश, छोटा सा देश था, उसमें अपने रूल रेगुलेशन बना दिया उन्होंने, अपने नियम कायदे बना दिया। उन्होंने बोला कि हम तो 4 मान रहे हैं, उनको पता ही नहीं था उसी समय 4 अलग तरह के मान रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंस पैदा हो गया। ये बाद में, ये तो अब जाके सभी को इकट्ठा किया, सभी का ज्ञान सबने अलग अलग स्टडी किया, फिर अब हो रहा है कम्युनिकेशन, सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कम्युनिकेशन नहीं था। पहले जहाँ तक सूचना मिल जाती थी किसी तरीके से तो वो इकट्ठा हो जाते थे। संप्रदाय भी चलते थे, चरक संप्रदाय, सुश्रुत संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के, कि ये इसको मानते हैं, ये इसको मानते हैं, तो वही बात है। लेकिन जो जिसको मान रहा है उसने अपने नियमों की, अपने रोगों को दूर करने के लिए इन्हीं प्रमाणों का यूज किया जिन्होंने माना है। तो चतुर्विध प्रमाण में कौन कौन से 4 हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अभी कंफ्यूज मत होना कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है। सबको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक प्रमाण को, कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका किस तरीके से ये ज्ञान को उपयोग कराने में सहायक होता है, वो सारी आप बातें करेंगे। तो सुश्रुत के 4 MTR कर लो, रट लो, ठीक है। चरक के 4 कर लो। अब देखो पंचविध प्रमाण। पंचविध में प्रत्यक्ष से लेके शब्द, देखो प्रत्यक्ष टू शब्द है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और प्लस अर्थोक्ति, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया अर्थोक्ति। तो 5 प्रमाण कौन कौन से हो गए पंचविध में? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। देखो इसमें लिख रहा है प्रत्यक्ष टू शब्द, मतलब प्रत्यक्ष से शब्द तक तो ऐसे कैसे कॉमन आ गए, प्लस एक और जोड़ दिया अर्थोक्ति। तो ये हो गए पंचविध प्रमाण। ओके, अब आता है षड्विध प्रमाण। षड्विध प्रमाण को में आता है वही 5 तो 5 सेम को सेम है, पंचविध वाले 5 के 5, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया अभाव। दोबारा से बोल रहा हूं मैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति और या छठा है अभाव या अनुपलब्धि। अभाव बोल दो मत, अभाव यानी कमी होता है, अनुपलब्धि यानी भी कमी होता है। तो छठा हो गया अभाव। ये कौन मानता है? वेदांत, ठीक है, वेदांत दर्शन इसको मानता है षड्विध प्रमाण को। अब आता है सप्तविध प्रमाण, किसी ने नहीं माना, तो वो लिखा ही नहीं किसी ने, सप्तविध प्रमाण किसी आचार्य ने माना ही नहीं। अब आता है अष्टविध प्रमाण। अष्टविध में कौन कौन से आएंगे? 6 के 6 तो वो डिट्टो के डिट्टो थे, जो 6 के शुरुआत में थे ना, 6 वाले कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति, अभाव। और छठा फिर आगे आता है संभव 7वां और एतिहत। ये 8 प्रमाण और जोड़ दिए, 6 में 2 जोड़ दिए, कौन कौन से? संभव और एतिह, ये 2 प्रमाण और जोड़ दिए 6 में, तो हो गया अष्टविध प्रमाण। मतलब ये 8 प्रमाण पौराणिक द्वारा मान्य, जो पौराणिक है ना, पुराने ग्रंथ, उनमें माने जाते हैं ये 8 प्रमाण। आप इस पेज को सीरियसली लेना, सच बोल रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि आपने क्वेश्चन अपन ने जब शुरुआत में कल लेक्चर से स्टार्ट किया था, उसमें लिखा था कि अष्टविध प्रमाणों को समझाइए, पंचविध प्रमाणों को समझाइए। अब प्रमाणों पंचविध आपको पता ही है कि कौन कौन से आ गए। अब उनमें कौन कौन से आ रहे हैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, युक्ति क्या होती है, शब्द क्या होता है, ये अपन डिटेल में स्टडी कर ही लेंगे बाकी के चैप्टरों में। तो थोड़ा 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 सबका लिखना होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज इसी में स्टार्ट कर दूं, जैसे कि
एक विध प्रमाण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को यहीं से स्टार्ट कर दूं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रत्यक्ष चैप्टर यहीं हो जाएगा। लेकिन अपन सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब जैसे टीचर होते हैं ना, एक प्रत्यक्ष प्रमाण स्टार्ट किया भाई, आया एक विध प्रमाण प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष को स्टार्ट कर देंगे तो बाद में एक कड़ी टूट जाती है। लेकिन अपन कड़ी नहीं तोड़ेंगे, अपन को बता दिया कि भाई प्रत्यक्ष, अगला चैप्टर प्रत्यक्ष के, अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे प्रत्यक्ष को डिटेल में। अब आता है नवविध प्रमाण। नवविध प्रमाण में 8 के 8 तो जो के त्यों है, सेम टू सेम, डिट्टो के डिट्टो, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार सीरियल क्रम याद हो गया तो उसमें एक ने ऐड करते जाओ। चेष्टा, चेष्टा और जोड़ दो उसमें 8 में, 8 रे चेष्टा वाला 9, इनको मानते हैं तांत्रिक। ठीक है, अब ये चेष्टा किस तरह का प्रमाण है इसको मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, बस आज की क्लास में समझा दूंगा मैं। जो मतलब डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे ना, उन प्रमाणों को मैं आज ही समझा दूंगा। 10वां है परिशेष। 10 विध प्रमाण में 9 के 9 तो ये हो गए, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति, अभाव, संभव, एतिह्य, चेष्टा। ठीक है, और 10वां परिशेष। आप एग्जाम में मत लिख देना ऐसे कि भाई चेष्टा तक तो सेम है 9 प्रमाण वाले, 10वां परिशेष। आपको 9 के 9 भी लिखने हैं। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ऐसे मत कर देना जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, आपको पूरे के पूरे लिखना है। आप ऐसे मत करना वहाँ पे कि प्रत्यक्ष टू शब्द, टीचर थोड़ी जाएगा देखने की प्रत्यक्ष टू में टू वहाँ पे क्या क्या आ रहा है। वो तो आपसे चाहता है कि आप सारे लिखो, तो आपको सारे लिखने हैं। बस ये अपन को क्या नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बार बार चीज़ें नहीं लिखनी पड़े अपन को समझने के लिए। अब मैं आपको समझा दिया कि जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा कि 10 विध प्रमाणों को लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना है पूरे 10 के 10 कितने को ऐसे लिखना है कि 10 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति, अभाव, संभव, एतिह्य, चेष्टा और परिशेष, ये 10 प्रमाण माने गए हैं 10 विध में। ठीक है, तो एक विध से लेके 10 विध तक प्रमाणों की संख्या समझ में आई कि 10 किस तरीके से वो बढ़ते हैं, धीरे 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 10 प्रमाण हो गए। अब देखो नीचे लिखा हुआ है चतुर्विध परीक्षा, इसको अपन नीचे करेंगे, डिटेल में लिखा हुआ है। त्रिविध प्रमाणों की सभी प्रमाणों का समावेश, ये भी अपन नीचे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ, तभी तो बोलता हूँ। देखो पहले स्मृति डाल दी इसी पेज में ऊपर, है ना, फिर प्रमाणों की संख्या बता दी, फिर क्वेश्चन आता है कि चतुर्विध परीक्षा इंपॉर्टेंट, ये कि 5 भौतिक जगत की ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, सतत और असतत, मतलब सत्य और झूठी होती हैं। ठीक है, इनकी परीक्षा 4 प्रमाणों से की जाती है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश। ये किसने माने ये 4 प्रमाण? आचार्य चरक ने माने ये चारों प्रमाण। ठीक है, अब देखो यहाँ कोष्टक में और लिखा हुआ साइड में, त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश, कि 3 प्रमाण मोस्टली हो गए और इनमें 10 के 10 प्रमाण समावित हो गए। कैसे कैसे समावित हुए, कैसे कैसे क्या हुआ? जैसे कि प्रत्यक्ष में अभाव प्रत्यक्ष में ही अभाव को सम्मिलित कर लिया। कैसे? कि भाई एक्चुअली में कोई दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, तो उसने अभाव को ही प्रत्यक्ष में, तो ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष से ही अभाव का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि टेबल पे पेंसिल रखी है, ठीक है, मैं टेबल पे पेंसिल लेने आया तो पेंसिल नहीं मिली मुझे टेबल पे, तो अभाव हो गया। लेकिन अब ज्ञान किससे हुआ? मोस्टली डायरेक्ट कौन है? प्रत्यक्ष, कि देखा मैंने लेकिन टेबल पे पेंसिल नहीं थी तो अभाव हो गया। लेकिन दर्शन ज्ञान किससे हुआ? प्रत्यक्ष से, इसलिए अभाव को प्रत्यक्ष में ही सम्मिलित कर लिया। ये सब बाद में हुआ, पहले तो आचार्यों ने बना दिया अपने अपने हिसाब से। लेकिन जैसे ये आचार्य जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वरिष्ठ जन थे, उन्होंने, अपन बोलते हैं रिसर्च करो, सिद्धि करो, लास्ट में उन्होंने मिलाया कि इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, तो बोलते हैं नहीं आपकी बात को हमने मान ली, लेकिन हम इस चीज़ से इसको सिद्ध कर देते हैं। अब आप्तोपदेश, आगम, शब्द, एतिह्य, इन तीनों को आप्तोपदेश में सम्मिलित कर लिया। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश यानी समझते हो क्या होता है? कि किसी सत्व पुरुष द्वारा लिखा गया ग्रंथ या कोई वाक्य जो हमेशा सत्य हो। जैसे कि आचार्य चरक ने बोल दिया कि ज्वर पित्त की व्याधि है, ये मतलब आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष यानी आचार्य चरक ने बोला कि ज्वर पित्त की व्याधि है। अब ये कभी गलत नहीं हो सकता, फ्यूचर में कभी भी नहीं, कितनी भी रिसर्च हो जाए, कितनी भी क्या हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। पित्त की व्याधि है तो है। वो बोलता है आप्त उपदेश, मतलब आप्त वाक्य, हमेशा सत्य होने वाले, कभी मतलब रज और तम से हीन। ऐसा नहीं है कि किसी का भला करने के लिए,
किसी का बुरा करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड बोले हो, नहीं, सभी समाज का कल्याण करने के लिए हैं, सभी समाजों की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं आप्त पुरुष द्वारा, मतलब ना किसी का बुरा चाहते हो ना किसी का भला चाहते हो, एक तरीके से निर्गुण होते हुए वो पुरुष आप्त उपदेश, जैसे कि शास्त्र हैं, भगवत गीता है, बाइबल है, ये सब आप्त शास्त्र एक तरीके से जो आप्त पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें समावित कौन कौन कर दिए? आगम, शब्द, एतीय। आगम, शब्द, एतीय ये क्या होते हैं, इनको मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी है ना जब पेपर डिफिकल्ट बनता है ना तो ये आगम, शब्द, एतीय इनके बारे में पूछ लेते हैं कि इनको विस्तार से समझाइए, तो इनको मैं समझा दूंगा, टेंशन में। ये तीनों इसमें समावित हो गए। अब देखो अनुमान में चेष्टा, अर्थोक्ति, संभव, युक्ति, उपमान और परिशेष, ये सारे अनुमान में सम्मिलित कर लिए। कैसे? क्वेश्चन आएगा कि त्रिविध प्रमाणों को मतलब अष्ट जितने भी 10 प्रमाण हैं उनको त्रिविध प्रमाणों में कैसे समाहित किया। तो आपको बस ये इतना भी लिख दिया ना, प्रत्यक्ष में अभाव को सम्मिलित कर लिया, प्रत्यक्ष डैश अभाव, तो आपको नीचे लिखना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अभाव को सम्मिलित कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मैं टेबल पे गया, पेंसिल नहीं है, तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से मैंने देखा, लेकिन अभाव हो गया वहां पे, ज्ञान किसका हुआ? अभाव का। तो प्रत्यक्ष से ही अभाव का ज्ञान होता है। फिर दूसरा लिख लें, दूसरे आपदोपदेश प्रमाण में आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, एतिह प्रमाण को सम्मिलित कर लिया, ठीक है। फिर है कैसे? एग्जाम्पल जब आपको जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, जैसे कि आगम, शब्द, एतिह, एतिह यानी इतिहास, ठीक है। शब्द भी एक तरीके से बोलना, किसी ने बोला हो, ठीक है, तो बोला होगा तो भाई अपन बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति ने बोला, तो वो भी तो एक तरीके से वही तो आ गया, आप्त पुरुष ही तो हो गया। उस व्यक्ति की बात आप मान रहे हो तो आपके लिए तो वो आप्त हो गया ना, तो उसको आप्त में। आगम यानी आदेश, एक तरीके से कोई आदेश है, कोई पालना, जिसकी पालना करनी है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब आप्तोपदेश जिसको आपके लिए यूजफुल हो, आप उसको सिद्धि कर रहे हो किसी चीज की, उस चीज का आधार बना के, उस चीज का बेस बना के, तो एक तरीके से तीनों प्रमाणों को आप उपदेश में संभाले, ऐसे लिख लिया। 4-5 लाइन होगी, फिर लिखना है तीसरा पॉइंट बना के, अनुमान प्रमाण में चेष्टा, अर्थोपदेश, संभव, युक्ति, उपमान, परिशेष प्रमाणों को सम्मिलित कर लिया। क्यों? चेष्टा यानी क्या होता है? जैसे गूंगा व्यक्ति खाने की इच्छा करता है, चेष्टा करता है, चेष्टा यानी इच्छा, तो उसके हाव भाव अपन समझते हैं, ठीक है। करेक्टली नहीं समझते, अपन अनुमान ही तो लगाते हैं कि भाई ये खाना चाहता है, चेष्टा, इच्छा रख रहा है, प्यास लग रही है, वो करता है ना पप 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 ऐसे करता है ना, मुंह के हाथ लगाता है, तो वो चेष्टा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो अपन समझ जाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस व्यक्ति को पानी पीना, गूंगा बोल रहा है, तो वो चेष्टा अनुमान में सम्मिलित हो गया। अर्थोक्ति को किस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि सिंपल सी बात है कि अपन बोलेंगे भाई रात को खाना नहीं खाना है, इस व्यक्ति को दिन में नहीं सोने देना, कोई रोग हो गया, ऐसा अजीर्ण हो गया, अजीर्ण में अपन बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को मान लो कि रात को नहीं सोने देना है, विष में व्यक्ति को सुलाना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अर्थ प्रतितंत्र सिद्धांत आपने स्टडी किया है ना कि एक चीज से दूसरे चीज का ज्ञान हो जाना, तो सिंपल सी बात है उसको रात में सुलाना है, मतलब विपरीत काम करना। ऐसे अपन बोलता हूँ कि इस व्यक्ति को सुबह खाना नहीं खिलाना है, दिन में खाना नहीं खिलाना, सिंपल सी बात है रात को खाना खिलाना है। तो अर्थोपदी मतलब अर्थ के विपरीत, ये अपन अनुमान ही तो लगाते हैं, अनुमान ही तो हुआ कि भाई इसको सुबह खाना नहीं खिलाना तो ऑटोमेटिकली शाम को या रात को खाना खिलाना है, अनुमान लगा लिया अपन ने। अपन बोलते हैं ना कि भाई कि यहाँ पे आज पानी नहीं है, किसी ने व्यक्ति ने बोला कि आज क्या किया, नहाया कि नहीं नहाया, उसने बोला कि पानी नहीं है, सिंपल सी बात है नहीं नहाया, पानी, अनुमान लगा लिया, तो अनुमान में सम्मिलित हो गया अर्थोपदी। संभव क्या होता है कि जैसे कि अपन संभवता प्रकटता करते हैं, कैसे? जैसे कि चक्कू, किसी ने चाकू का नाम लिया तो चाकू के साथ उसकी धार भी तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। किसी ने बंदूक का नाम लिया, ठीक है, तो बंदूक के साथ गोली का ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा। तो संभवता कि बंदूक है तो गोली भी होगी, चाकू है तो उसकी धार भी होगी, तो वो बोलता है संभव। वो भी अपन ने अनुमान लगा के किया, तो अनुमान में तो मुक्त है क्या होता है, मोस्टली सब में अनुमान ही काम आता है। अब आता है युक्ति।
युक्ति यानी योजना, किसी भी तरह की योजना, औषधि निर्धारण की योजना कि भाई रोग ऐसा रोग हुआ होगा किसी की, मान लो कि जैसे कि देखो मैं एक एक को समझा रहा हूँ डिटेल में, तो आप याद रखना, इनको ऐसे लिखना है एग्जाम में। देखो नोट्स का मीनिंग होता है शॉर्ट नोट्स, और नोट्स को मैं डिटेल में स्टडी करा रहा हूँ आपको, तो जितना मैं बोल रहा हूँ ठीक है वो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में लिखने सारे एग्जाम्पल मैं जो बता रहा हूँ ना आज की क्लास में, आज की क्लास की इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये सारणी है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युक्ति योजना, जैसे कि अपन औषधि निर्धारण में योजना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसको भाई पित्तज व्याधि है, पित्तज व्याधि है, मान लो कि वातज व्याधि है, कफज व्याधि है, अपन ने अनुमान लगाया इसको कफज व्याधि है, तो ऐसे आहार विहार खिलाएं जिससे कि कफ शमन हो जाए, तो अपन योजना बना रहे हैं, तो अनुमान ही तो लगाते हैं अपन उसमें, तो मुख्यतः कौन सा हुआ, अनुमान। अब आता है उपमान। उपमान में क्या होता है, उपमा दी जाती है व्यक्ति को, भाई ये ऐसा दिखता है, ये अपन बोलते हैं ना कि जैसे कि उपमान का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की याद दिला करके, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी राजस्थान, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के समान ही गुणवत्ता वाली ये कॉलेज है, तो फेमस व्यक्ति का उदाहरण देके छोटी वस्तु जो अप्रसिद्ध है उसको ध्यान लाना, उसका अनुमान करना कि वो भी उसके समान ही है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई ये हीरो या हीरोइन कोई भी, मान लो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ऐसा कि आपको समझ में आ जाए कि ये दयावान है, अपन बोलते हैं कि भाई जैसे सुशांत सिंह राजपूत बहुत सज्जन व्यक्ति है, ठीक है, एक्सपायर हो गए मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने, अपन एग्जाम्पल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत एक सज्जन व्यक्ति है, दयालु है, उसी तरीके से जो ठीक है राजकुमार राव भी सज्जन व्यक्ति है। तो फेमस व्यक्ति का उदाहरण देके छोटे व्यक्ति को समझना, अनुमान लगाना, जानना, वो होता है उपमान प्रमाण। तो ये भी एक तरीके से अनुमानित हुआ उस व्यक्ति के लिए, सामने समझने के लिए, जानने के लिए अनुमानित हुआ, तो ये सारे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अनुमान में। अब देखा परिशेष, परिशेष का मीनिंग्स मैं आपको, परिशेष कोई कमेंट्स में बताएगा परिशेष का मीनिंग्स क्या होता है, क्योंकि मुझे बुक में मिला नहीं परिशेष। एनीवन कोई कमेंट्स में बताएगा मुझे परिशेष का मीनिंग्स क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही आ रहा है और इसको 10वें प्रमाण में भी ज़्यादा डिफिकल्टी में बताया नहीं, या फिर कोई बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ग्रुप के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि ग्रुप में मैं आपको इसका भेज दूंगा आंसर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे सभी सहमत ना हो। हाँ, परिशेष प्रमाण यानी देखो समझो इस बात को कि इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा है, मेरे को एक मिला है, किसी वस्तु समुदाय विशेष से उसमें अवांछित वस्तुओं को पृथक कर वांछित वस्तुओं को खोजकर प्राप्त कर लेना परिशेष प्रमाण कहलाता है। यस, लिखा हुआ थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, किसी वस्तु समुदाय विशेष से उसमें अवांछित वस्तुओं को पृथक कर वांछित वस्तु, जैसे एग्जाम्पल देखो, किसी एक व्यक्ति को किसी जन समुदाय में से ढूंढ निकालना है, यह जानने पर कि वह व्यक्ति उस जन समुदाय में है, उस समुदाय में सभी परिचित व्यक्तियों को हटा देने पर जो एक अपरिचित व्यक्ति शेष रह जाता है वह वांछित व्यक्ति है। न्यायिक लोग इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। परिशेष का मीनिंग से ऐसे है, एग्जाम्पल देता हूँ, अब मेरे भी समझ में आ गया साथ साथ में। परिशेष, परिशेष यानी होता है कोई एग्जाम्पल, मान लो पीएमटी के एग्जाम दे रहे हैं अपन, ठीक है, अपन को पता है कि पूछा है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, अपन से एग्जाम्पल में आया, क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी सेल, अपन को इसका आंसर पता नहीं, ठीक है, तो अपन उसमें एग्जाम्पल आया कि भाई जैसे कि मानव कोशिका, ठीक है, मानव शुक्राणु, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेम सेल, ऐसा आ गया। अपन को पता है कि ये तीनों नहीं है, अपन को ये तो कन्फर्म हो गया कि ये तीन तो आंसर नहीं हो सकते, तो बचा कौन, चतुर्थ, ऑटोमेटिक उसका आंसर, तो वो परिशेष है। परिशेष प्रमाण यानी कि जो भी उपलब्धता है अपने सामने उन सबको हटा करके लास्ट में जो बचता है वो परिशेष है। किसी व्यक्ति को ढूंढना है, 100 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल इसमें बुक में दे रखा है कि 100 व्यक्ति हैं, 100 में से अपन 99 को जानते हैं, तो 99 को साइड कर दो, 100वां व्यक्ति ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि वो अपन ने इंडियन मूवी देखी था, सन्नी देओल क्या करता है उसमें कि 100 कमांडो होते हैं, उसमें आतंकवादी को ढूंढता है, तो कैसे ढूंढता है कि उसको पता है कि एक आतंकवादी इसमें है, अपन को उसको ढूंढना है, तो क्या करता है वो टर्न मुड़ने के लिए बोलता है और कोडवर्ड रहता है कि वो सारे बैठ जाते हैं, बचा जो ऑटोमेटिक एक रहता है वो सामने आ जाता है, तो वही परिशेष प्रमाण है।
मैं मूवियों के एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको ज़्यादा सोचना मत कि मैं मूवियों के एग्जाम्पल क्यों देता हूँ। ओके, ये सारे प्रमाण मैंने आपको समझा दिए और इनका आपको डिटेल में वर्णन जो मैंने बताया पूरा बोल के वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारणी, स्टार मार्क लगा लो जितना आपको लगाना है। अब देखो चतुर्विध रोग परीक्षा, जो चतुर्विध परीक्षा जो साइड में थी ना सारणी में छोटा सा लिखा था उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चतुर्विध रोगों की परीक्षा किस तरीके से करते हैं, तो चतुर्विध रोग परीक्षा ये आयुर्वेद में प्रमाणों के विवेचन के प्रसंग में महर्षि चरक ने परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है कि अपन ने ऊपर ऊपर लिख दिया है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक प्रमाण बराबर परीक्षा। अपन ने शुरुआत में पहली लाइन यही तो बोली थी मैंने, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदीय मतलब आचार्य चरक के अनुसार प्रमाण बराबर परीक्षा। आयुर्वेद में प्रमाणों के विवेचन के प्रसंग में महर्षि चरक ने परीक्षा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आचार्य चरक अनुसार पंचभौतिक जगत में वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सत्य और असत्य, या तो है या नहीं है, या तो मतलब सही है यथार्थ है वास्तविक है, नहीं तो नहीं है मतलब असत्य, जिनकी परीक्षा चार प्रकार से की जा सकती है। किस तरीके से करेंगे अपन परीक्षा कि ये सत्य है कि ये यथार्थ है ये झूठी है, मतलब किस तरीके से अपन पता लगाएंगे। अगर अपने प्रमाणों से अपनी परीक्षाओं के आधार पर वो सत्य साबित हो गई तो यथार्थ है वास्तविक है, अगर मतलब कहीं एक जगह भी वो फेल होती है तो यथार्थ है मतलब असत्य। ये सब चिकित्सा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि अपन प्रमाणों के माध्यम से चेक करते हैं परीक्षा करते हैं कि ये औषधि इस रोग को ठीक कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर मान लो कि एक्चुअली में वो प्रमाणों के ऊपर खरी उतरती है सब कुछ ठीक होता है तो हाँ उसको पेशेंट को दे सकते हैं, वो रोग ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं उतरती उसमें तो असत्य है मतलब ये औषधि काम नहीं करेगी। तो ये प्रमाण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चिकित्सा की दृष्टि से। आप बोलोगे कि प्रमाण क्यों पढ़ना जरूरी, क्यों पढ़ रहे हैं अपन पदार्थ विज्ञान। आप औषधि का निर्धारण करोगे ना, औषधि को जानोगे, रोग को जानोगे, रोग को निर्धारण करोगे कौन सा रोग है, सब में प्रमाण यूज होंगे। आयुर्वेद में एक ऐसा चैप्टर नहीं है कहीं भी जो आपकी चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर या तो बाहरी या अंदर आपको पता नहीं होगा लेकिन वो लिंक्ड है। BMS फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कहीं भी हो लेकिन वो लिंक है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो कि भाई पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, कोई काम तो आएगी नहीं, अपन को चिकित्सा करनी है। डायरेक्ट रोग को बताओ ना, आप रोग पढ़ लोगे, रोग समझ लोगे, दो रोग आ गए, दो व्यक्ति आ गए सेम रोग के सेम लक्षण के, ठीक है, लेकिन आप दवाइयां दोनों को सेम नहीं दे सकते। उनको डिसाइड करना होता है कि कौन सा किस तरह की परीक्षा देनी, किस तरह की औषधि देनी, वो प्रमाणों के माध्यम से होगा। तो आचार्य चरक के अनुसार हो गई। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं चार, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश का मतलब होता है किसी आप्त पुरुष द्वारा बोले गए वाक्य जो हमेशा सत्य हो, जिनका अपन बेस बनाते हैं कि आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बोला। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे लक्षणों वाला कोई व्यक्ति आए आपके सामने कि जिसकी मतलब ज्यादा मांस बढ़ा हुआ हो, जिसको ज्यादा नींद आती हो, मतलब ऐसा मतलब कफ वाले गुण बता दिए कि भाई कफ, तो आप उन्होंने लिखा कि कफ वाला रोग हो सकता है। तो उसके आधार पर चिकित्सा कि भाई व्यक्ति नहीं बताने असमर्थ है, बता नहीं पा रहा, तो आप उपदेश किसी के विशेष वाक्यों पर ध्यान देके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष, आप उसके आंखों से देख रहे हो, जो वो बता रहा है वो सुन रहे हो, आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो। दर्शन, स्पर्शन, प्रसन, दर्शन भी कर रहे हो, उसको देख रहे हो, स्पर्श करके उसकी त्वचा का देख रहे हो, उसकी जीभ को देख रहे हो, उसकी आंखों को देख रहे हो, उसके नेल्स को देख रहे हो, किस तरह के रंग है, जिसका कलर है। ठीक है, दर्शन, स्पर्शन, प्रसन, उससे प्रश्न पूछ रहे हो कि हाँ बता बेटा क्या प्रॉब्लम है तेरे को, कहाँ पे दर्द है, वो सब कुछ प्रत्यक्ष के माध्यम से। अनुमान, आप मान लो कोई ऐसा, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि डॉक्टर साहब मैं तो सुबह रात को आराम से सोया था खाना खा के, मैं तो बीमार हो गया सुबह, पता नहीं क्या हुआ, मुझे थोड़ा जी मचला रहा है मेरा। तो आप अनुमान लगाते हो कि इसने क्या खाया था, कैसी बीमारी होगी इसको उत्पन्न, कैसा हुआ, कैसी रिएक्शन होगी, आप अनुमान लगाते हो। ठीक है, आप औषधि देने में फिर अनुमान लगाते हो कि हाँ ठीक है इसका ऐसा प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, या फिर इसके सोने में, या फिर उल्टा बहुत से व्यक्ति सोते हैं ना, कोई कैसे पैर फैला के सोता है, कोई कैसे, तो किसी भी वजह से रोग हो गया होगा, तो आप अनुमान लगाते हो। फिर आता है युक्ति। युक्ति काम आती है एक तरीके से औषधि निर्धारण में, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हो सके, उसके कम पैसे खर्च हों,
ठीक है, युक्ति लगाते हो कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, आप युक्ति लगाते हो कि इसको खाने में क्या खिलाएं, इसको युक्ति लगाते हो कि औषधि किस प्रकार से दिए। कोई बच्चा है, ठीक है, इंजेक्शन लगवाने में प्रॉब्लम कर रहा है वो, तो आप युक्ति लगाते हो कि इस बच्चे को हंसते हंसते आराम से इंजेक्शन लगा दे। तो युक्ति, ये 4 चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चिकित्सा की दृष्टि से, आपको आनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स एक्चुअली में यही बात है, प्रमाण बहुत जरूरी है। और आई होप आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से जो मैंने अभी बोला ना, आप्तोपदेश, अनुमान, प्रत्यक्ष, युक्ति। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सरिता? हेलो, आवाज कट रही है कि अभी कमेंट आया कि आवाज कट रही है? ओके, नो बॉस मीनिंग्स आवाज आ तो रही है ना? नो बॉस का मतलब आवाज कट रही है कि नहीं कट रही? यस सर, क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चारों चीज बहुत जरूरी है। तो ये हेडिंग है ना सरिता, ये फिर आपके फोन में प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम की सारे बच्चों को आ रही है? क्लियर आ रही है सारे बच्चों को? सरिता के साथ आपके ही क्षेत्र में नेटवर्क एरर है, कोई ना। तो सिंपल सी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चतुर्विध परीक्षा की। 4 तरीके से परीक्षा किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल सी बात है, परीक्षा बराबर प्रमाण। तो आचार्य चरक ने बोला है ये, तो कभी कन्फ्यूज मत होना कि परीक्षा पूछा कि प्रमाण। तो चतुर्विध परीक्षा मतलब चतुर्विध प्रमाण आचार्य चरक के अनुसार। क्लियर? अब आता है त्रिविध प्रमाणों का सभी प्रमाणों में समावेश। वो जो मैंने आपको समझाया था ना अभी, 8, 9, 10 जितने भी थे, कि 3 प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश किस तरीके से होगा। लास्ट में देखो इतने सारे प्रमाण आए, विभिन्न आचार्य, विभिन्न मतांतर आए। जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के अलग अलग मत आए कि अपन अपने क्लास का प्रेसिडेंट किसको बनाए। लेकिन लास्ट में आके तो एक सहमति बनती है ना कि इसको अध्यक्ष बना दो, इसको उपाध्यक्ष बना दो, इसको महासचिव बना दो। खड़े होने वाले 10-15 खड़े हुए, लेकिन बनता तो एक ही है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव। तो इसी तरीके से लास्ट में आके सभी ने एक संगोष्ठी की, लास्ट में सभी ने विवेचन किया कि ये इतने सारे बनने की क्या जरूरत है, अपन इनको 3 चीज़ों से समझ सकते हैं। तो वो 3 चीज़ डिसाइड की कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हुए? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ये 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, ये 3 प्रमाण लास्ट में डिसाइड हुआ कि ये 3 मैन है। बाकी सब इसी के उपांग हैं या इसी में सम्मिलित कर सकते हैं अपन। किस तरीके से देखो, आयुर्वेद में सैद्धांतिक रूप से 3 ही प्रमाण आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान स्वीकार किए गए। अन्य सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं तीनों में कर लिया गया। तो लास्ट में ये सहमति बनी कि भाई जितने भी प्रमाण है ना 1 से लेकर 10 तक, सभी इन 3 प्रमाणों में समाहित हो जाते हैं। कौन से में कौन सा समाहित हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारणी की जस्ट साइड में, वो समझा भी चुका हूँ किस तरीके से समाहित हुए थे। एक एक का मीनिंग भी बता चुका हूँ मैं आपको। आचार्य चरक ने भी विमान स्थान 4th अध्याय में युक्ति को अनुमान प्रमाण में ही सम्मिलित करके अंततः 3 ही प्रमाण बताए। अपन ने देखा था कि आचार्य सुश्रुत ने 4 माने हैं, आचार्य चरक ने 4 माने। तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि आचार्य चरक ने भी विमान स्थान 4th अध्याय में, चरक संहिता आप सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे, चरक विमान स्थान उसके अध्याय नंबर 4 में, ठीक है, आचार्य चरक ने भी विमान स्थान 4th अध्याय में युक्ति को अनुमान प्रमाण में सम्मिलित करके, युक्ति को लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि युक्ति अनुमान का ही एक तरीके से है। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया इस बात को। पहले तो उन्होंने 4 बताए, किसमें? सूत्र स्थान में। फिर आगे जाके बढ़ते बढ़ते ज्ञान हुआ उनको, तो उन्होंने बोला कि भाई एक्चुअली में प्रमाण 3 ही हैं। कौन कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो उन्होंने युक्ति को अनुमान में सम्मिलित कर लिया। प्रत्यक्ष हुए, अनुमान में देखो कौन कौन से हुए। नहीं, प्रत्यक्ष, ये अनुमान को हटा दो, ऊपर से ऊपर काट दो, प्रत्यक्ष ओनली। सही है। प्रत्यक्ष व अनुमान में उपमान, अर्थोपदी, अभाव व संभव सम्मिलित है। अनुमान चेष्टा और आप्तोपदेश में एति है उपमान। जो ऊपर लिखी थी ना सारणी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग में है। जो ऊपर सारणी में लेके जाओ वापिस। यहाँ पे देखो, ये देखो, आप्तोपदेश में
आगम शब्द एतीय, अनुमान में चेष्टा, अर्थोक्ति, संभव, युक्ति, उपमान, परिशेष और प्रत्यक्ष में अभाव। ये इस तरीके से 10 का सम्मिलित हुआ। वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, गलती है कुछ, तो ये आपको याद होनी है, इस पर स्टार मार्क लगा लो आप, ठीक है। वो सारणी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारणी वाला क्लियर है। तो इस तरीके से एक एक का मीनिंग भी समझाया मैंने, और ये जो प्रमाण बताए थे ना कि संभव क्या है, एतियत क्या है, ठीक है, अभाव क्या है, अर्थोपत्ति क्या है, इनका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। मैंने एक एक को समझाने की कोशिश की है, परिशेष क्या है, और तो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, और एग्जाम्पल को आपको एग्जाम में लिखना है। मूवी वाले एग्जाम्पल मत लिखना, अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी वस्तु का, किसी जैसे चाकू वाला एग्जाम्पल दे दिया, पुस्तक वाला, टेबल वाला एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। किसी व्यक्ति को ढूंढने का एग्जाम्पल दे दिया कि 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ढूंढना है, तो 99 व्यक्ति जो जानकार है उनको अलग कर दो, एक व्यक्ति परिशेष बचेगा। वो एग्जाम्पल आपको लिखने एग्जाम में। जैसे कि लास्ट ईयर आया था, एतियत प्रमाण और चेष्टा प्रमाण को समझाइए, तो आप अगर उसमें 5-5 लाइन भी लिख के आओगे ना कि चेष्टा प्रमाण क्या होता है, आपको ये भी लिखना है कि चेष्टा प्रमाण को अपन किस में सम्मिलित कर लिया, एतियत प्रमाण को किस में सम्मिलित कर लिया, चेष्टा को अनुमान में सम्मिलित कर लिया, एतियत को भी अनुमान में सम्मिलित कर लिया, तो ये आपको बतानी है वहां पे। तो आप ना देखो, क्लास क्या होती है, क्लास जानने के लिए, समझने के लिए होती है। आपने जान लिया, आपने समझ लिया, लेकिन इसको और परफेक्ट बनाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि भाई ये नोट्स ले लिए मैंने, क्लास ले ली, मैं तो पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो देखो डेली करते हो आप, इस कॉलेज में भी जाते हो तो टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि टीचर पढ़ाते हैं, टीचर आपको अच्छे से समझाते हैं। मैं तो फिर भी कुछ नहीं समझा रहा आपको, टीचर और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ प्रैक्टिस मैनेज परफेक्ट सुनता है ना अपन, खाने की प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिक आपको परफेक्टनेस आती जाएगी, वही बात है। आयुर्वेद में प्रमाणों की उपयोगिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। चरक व सुश्रुत मत अनुसार आयुर्वेद में जो कुछ भी कहा गया है वह प्रमाणों की कसौटी पर सत्य उतरने के बाद ही कहा गया है। कितनी अच्छी लाइन बोली है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो भी बोला गया है, इतनी मोटी मोटी बुक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मतलब अगर छाती पर रख ले तो एक बार तो सांस नहीं आए, चारों को एक साथ रख ले तो उन्होंने जो भी कहा है, उनमें जो भी लिखा है ना, प्रमाणों के बाद, परखने के बाद ही लिखा है। तो चरक व सुश्रुत मत अनुसार आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा गया है वह प्रमाणों की कसौटी पर सत्य उतरने के बाद ही कहा गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो असिद्ध हो या प्रमाण विरुद्ध हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो मतलब झूठी हो। उसमें जो लिखा है ना, मतलब प्रमाणों पे जांच करके परख के ही लिखा गया। अपन बोलते हैं ना फिजिक्स में कि जी का मान 9.8 मानो, कभी कभी जी का मान 10 मान लेते हैं, तो परीक्षा करते हैं, काल्पनिक परीक्षा करते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने आगे प्रमाणों पे सिद्ध करके उस तरीके से ही इन्होंने लिखा है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और आयुर्वेद में जो कुछ भी, इन्होंने पूरा आयुर्वेद में बात किया कि आयुर्वेद में कुछ भी लिखा हो वो प्रमाणों के पे उतरने के बाद में, कसौटी, प्रमाणों की परीक्षा पास करने के बाद में ही लिखा है। ओके, तो सोचो कि कितना ज्ञान था, उन्होंने हर वस्तु को जांचा, परखा, समझा, औषधि को, रोग को, ठीक है, सिद्धांतों को, तब जाके एक बुक बनाई है। ऐसी थोड़ी बनी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तभी तो उनका श्रेष्ठ है, क्योंकि आयुर्वेदा के मूल हैं वो। पांच भौतिक जगत में सत्य व असत्य पदार्थों की परीक्षा प्रमाण के आधार पर की जाती है। ये पंच महाभूत जगत, आपको पता है ना, सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं, और अपने शरीर में जो लोक साम्य पुरुष है, अपने शरीर में जो तत्व हैं वही संसार में है। तो ये बोलता है कि पंच भौतिक जगत में, तो इसमें अपनी भी आ जाता है और अपना ये पूरा संसार आ जाता है वो भी। पांच भौतिक जगत में सत्य व असत्य, या तो यथार्थ है या अयथार्थ है, या तो सत्य या असत्य है। तो सत्य असत्य पदार्थों की परीक्षा प्रमाण के आधार पर ही की जाती है, मतलब प्रमाण यानी परीक्षा, ठीक है। जाना जाता है, साधन, देखो बहुत मीनिंग हो गए प्रमाण के, अब परीक्षा, साधन, ठीक है। अध्यात्म अभिभूत या वस्तुत को जानने समझने का साधन ही प्रमाण है। एक अध्यात्म अभिभूत या वस्तुत्व, देखो अध्यात्म मतलब परमात्मा, परमेश्वर जो होता है ना, ब्रह्मा, उसको, और अधिभूत मतलब संसार, प्रकृति, भौगोलिक, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वस्तुतः को जानने समझने का साधन प्रमाण। इन समझ को जानने समझने की ये सब प्रमाण, ये तो हो गई एक तरीके से हाई लेवल की बात। अपने लिए क्यों जरूरी है, अपन क्यों स्टडी करें, चिकित्सा के लिए। अपना मूल मंत्र उद्देश्य क्या है, चिकित्सा, चिकित्सा के लिए जरूरी है। औषध द्रव्यों के गुण क्रम में उनके पहचान के लिए प्रमाण का प्रचुर उपयोग आयुर्वेद में किया गया है। अगली अपनी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि औषध द्रव्यों के गुण कर्म, कि ये औषधि काम कैसे गुण है, इसमें क्या कार्य करेगी, कि गुण तो ऐसे हैं, इसमें बॉडी में जाके किस तरह के रिएक्शन होंगे, किस तरह के प्रभाव दिखाएगी, ये सब प्रमाणों पर
परमाणु में जांचने के बाद ही होते हैं। औसत द्रव्य के गुण क्रम व उसके पहचान के लिए परमाणु का प्रचुर उपयोग आयुर्वेद में किया गया। तो इसलिए अपन प्रमाण स्टडी कर रहे हैं। तो कोई के माइंड में ऐसे ख्याल आए ना कि प्रमाण क्यों स्टडी करें, एक्चुअली में है क्या प्रमाण, हमने तो कभी देखा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं देखा। तो प्रमाण इसलिए जरूरी है। एक्चुअली में ये सारे जो एलोपैथी हैं वाले सारे यूज करते हैं प्रमाण, ठीक है। लेकिन वो क्या कभी कभी जांच, अपन बोलते हैं ना कि जांच में तो कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, जांच एक्यूरेट है। अपन बोलते हैं ना, बहुत से पेशेंट आते हैं अपने पास, मैं यहाँ पे देखता हूँ यूनिवर्सिटी में कि हम मुंबई तक, दिल्ली एम्स में जाके आए, हमारी जांच में कुछ नहीं आता, लेकिन हम भी परेशान हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा, थकान रहती है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हमारे जॉइंट भी ठीक है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड भी ठीक है, जो उनकी भाषा में जो बोलते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तो उन सारी चीज़ों को वो, क्योंकि उनके पास प्रमाण का एक्चुअली में ज्ञान नहीं है पूर्णतः, वो तो मतलब साइंटिफिक देखते हैं, लेकिन अपन प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष में अपन को दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अपन अनुमान लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, आप्तोपदेश मानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो बात सिद्ध करके अपन रोग ठीक करते हैं। तभी तो क्रोनिक डिजीज जो मतलब लंबे समय के डिजीज है ना, वो अपन ठीक कर सकते हैं प्रमाणों की सहायता से। प्रमाण बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विविध प्रकार की रोग परीक्षा, रोगी के बल, वीर्य, आयु आदि को देखकर औषध का चयन, ये सब प्रमाण पर आधारित है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में, कि बालक है, व्यक्ति है, पुरुष है, वृद्ध है, महिला है, शादीशुदा महिला है, कि जिनकी शादी नहीं है वो बच्चियां हैं, मतलब बहुत तरह के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग औषधि का चयन अपन प्रमाणों के माध्यम से ही करते हैं। एक रोग है, व्यक्ति दो हैं, लेकिन दोनों के लिए औषधि अलग है। ये सब किस पे आधारित है? प्रमाणों पर आधारित है। विविध प्रकार की रोग परीक्षा, रोगी के बल, वीर्य, आयु आदि को देखकर औषध का चयन, ये सब प्रमाण पर आधारित है। अतः आयुर्वेद में प्रमाणों की महती उपयोगिता, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। इस तरीके से प्रमाणों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अपन अब करेंगे स्टार्ट प्रत्यक्ष प्रमाण। अब जब से अपन प्रमाण ही प्रमाण स्टडी कर रहे हैं, तो अब स्टार्ट तो करो एक्चुअली प्रत्यक्ष कैसे होता है, अनुमान क्या होता है, अपन ये अब डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।